सो यस फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एक बहुत ही ऑन डिमांड चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ऑन डिमांड इसलिए क्योंकि ये चैप्टर बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और समझ में कहीं कहीं पर नहीं आता, सर कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कहाँ पर लेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एंड आई कैन एश्योर यू, आज का जो मेरा ये चैप्टर की लर्निंग होगी, जो मैं आप लोग को जो सिखा रहा हूँ, उसके बाद में आप लोगों को इस चैप्टर में कभी भी डर नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोगों के चैप्टर का नाम है BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहली चीज़, हम लोग किसी भी चैप्टर की मीनिंग को सही तरीके से नहीं समझते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, तुम्हारा चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब ये हुआ, दिस इज अ स्टेटमेंट, this is a statement prepared to reconcile the balance of bank column of cash book with balance shown by passbook. So this is a statement which is prepared to reconcile, जो आपने प्रिपेयर किया है to reconcile the balance of बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आप यहाँ पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को रिकनसाइल करते हैं विद दी बैलेंस शोन बाय पासबुक। तो यहाँ पर हम लोग रिकनसाइल करते हैं, मिलाते हैं। रिकनसाइल का मतलब क्या हुआ, आप दोनों बैलेंसेस को आपस में मिलाते हैं, मैच करवाते हैं, टैली करवाते हैं। किन दोनों बैलेंस को, बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद बैलेंस शोन बाय पासबुक और वाइसी वर्सा। बेसिकली होता क्या है, हम जो अपना बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बनाते हैं, उसमें आप जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट हुआ, ऐड हुआ, उसको लिखते हैं, और जो पैसा आपने विड्रॉ किया, माइनस किया, मतलब घटा आपके बैलेंस में से, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में आप किन बातों को रिकॉर्ड करते हो, आप रिकॉर्ड करते हो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं पैसा डिपॉजिट करूं, मेरे कस्टमर्स पैसा डिपॉजिट करें, कोई चेक डिपॉजिट हो रहा है, कुछ भी चीज़, वहाँ पर मेरा पैसा डिपॉजिट हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब भी पैसा आप डिपॉजिट करवाते हैं, आप ऐड करते हैं, तो फिर आप ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर डेबिट कर देते हैं अपने, या डेबिट साइड में अपने रिकॉर्ड कर लेते हैं कैश बुक के। राइट, जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, जब माइनस होता है, तो फिर आप किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, आप क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करते हैं। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, आप जब पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर पैसे को ऐड करेंगे डेबिट साइड में। आप जब पैसे को विड्रॉ करेंगे तो फिर आप पैसे को माइनस करेंगे क्रेडिट साइड से। किससे, क्रेडिट साइड से आप पैसे को जो है यहाँ पर माइनस कर देंगे। मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना, मतलब यहाँ पर क्योंकि एसेट है हमारे लिए, तो एसेट होता है, तो एसेट में क्या रूल हम लोग फॉलो करते हैं, अगर पैसा अगर आपका बढ़ेगा तो फिर आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे, अगर आपका पैसा घटेगा तो फिर आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। राइट, तो क्योंकि बैंक तो फिर हमारे लिए जो है एसेट होता है, तो बैंक में जब भी पैसा डिपॉजिट होगा, बैंक में पैसा बढ़ेगा तो फिर हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। बैंक से जब भी पैसा विड्रॉ होगा, हमारा पैसा घटेगा, हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। ये काम हम लोग करते हैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। दिस इज मेंटेन्ड बाय अस।
हम लोग मेंटेन करते हैं या हमारा कैशियर मेंटेन करता है, क्या हमारा कैशियर मेंटेन करता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को, मगर इसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है बैंक भी। जो बैंक है, जो बैंक का कैशियर है आपका, वो आपका मेंटेन करता है क्या, वो आपका मेंटेन करता है पासबुक। उसमें आपने जो पैसा डिपॉजिट किया और आपने जो पैसा विड्रॉ किया उसको रिकॉर्ड करेगा। प्लीज़ ध्यान समझिए, जब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम जब भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ करेंगे उसका एक डिटेल्स हम अपने पास में मेंटेन करेंगे, ठीक है। मगर जब हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया या बैंक में विड्रॉ किया तो ये बैंक का भी फर्ज बनता है कि बैंक भी उसकी डिटेल्स को मेंटेन करे, ठीक है। तो बैंक भी इस डिटेल्स को मेंटेन करता है। ये बैंक ने जो डिटेल्स मेंटेन किया, हमको कहाँ से पता चलता है कि बैंक ने क्या डिटेल्स मेंटेन किया, तो बैंक की डिटेल्स मेंटेन का आपको जो है पासबुक से पता चलता है। मगर बात को ध्यान समझिएगा, जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या जब हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग बैंक में पैसा जमा करते समय हम लोग डेबिट करते हैं, बैंक से पैसा निकालते समय हम लोग क्रेडिट करते हैं। मगर जब पासबुक के मेंटेनेंस की बात आती है तो जब हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के पासबुक में हमें वही पैसा क्रेडिट में दिखाई देगा, आपको अपने पास में वो पैसा डेबिट साइड में दिखाई देगा, मगर बैंक के पास में वही पैसा जो आपने डिपॉजिट किया वो आपको क्रेडिट साइड में दिखाई देता है। जब आप बैंक से पैसे को विड्रॉ कर लेते हो तो फिर आपको ये क्रेडिट साइड में, आप अपने क्रेडिट साइड में लिखते हो, मगर पासबुक में जब आपने विड्रॉ किया है तो फिर आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, राइट। फिर से ध्यान से बात को समझना, हम लोग यहाँ पर बैंक के कैशियर की बात कर रहे हैं। तो बैंक का कैशियर जब आपने पासबुक, जब उसने पासबुक को मेंटेन किया, जब आपने पासबुक को देखा तो फिर आपको क्या दिखाई देगा कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया था उसको बैंक ने क्रेडिट कर दिया है और आपने जो पैसा विड्रॉ किया है उसको बैंक ने डेबिट कर दिया है। सर ऐसा क्यों, हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक क्रेडिट डेबिट कर रहा है? तो ध्यान सुनिए, हमारे लिए बैंक एसेट है मगर बैंक के लिए हम एक लायबिलिटी हैं। ये बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन कर रहा है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन नहीं कर रहा है। प्लीज़ बात को ध्यान समझिएगा, हमारे लिए बैंक एसेट है मगर बैंक के लिए हम लोग क्या हैं, बैंक के लिए हम लोग लायबिलिटी हैं। मैंने आपको 100 रुपया दिया तो आप मेरे लिए एसेट बन गए, मगर मैं आपके लिए क्या बन गया, मैं आपके लिए लायबिलिटी बन गया। प्लीज़ ध्यान समझिएगा। वैसे ही हमने बैंक में अगर 100 रुपया जमा किया तो हमारे लिए तो बैंक एसेट बन गया, मगर बैंक के लिए हम क्या बन गए, बैंक के लिए हम जो है एक लायबिलिटी बन गए। तो हम क्या करते हैं, हम जिस चीज़ को डेबिट करेंगे बैंक उस चीज़ को क्रेडिट करेगा, और हम जिस चीज़ को डेबिट करेंगे हम जिस चीज़ को क्रेडिट करेंगे बैंक उस चीज़ को डेबिट कर देगा। तो बेसिकली हमारा और बैंक का जो अकाउंटिंग होता है वो अपोजिट साइड में होता है, हमारी डेबिट तो बैंक की क्रेडिट, हमारा क्रेडिट तो फिर बैंक का डेबिट, राइट। ये हमारा काम होता है। तो सपोज करो अगर मिस्टर ए ने अगर 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया तो ऐसे केस में क्या होगा, मिस्टर ए का जो कैश बुक होगा आपको उसके डेबिट साइड में 100 रुपीज़ दिखाई देगा, मगर आप जब मिस्टर ए का पासबुक खोलिएगा तो आपको ये 100 रुपया कहाँ पर दिखाई देगा, क्रेडिट साइड में दिखाई देगा 100 रुपया, राइट। अब सपोज करो मिस्टर ए ने अगर 5 अगस्त को जमा किया, 5 अगस्त 2020 को जमा किया, तो ये 5 अगस्त 2020, ये भी 5 अगस्त 2020, राइट। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपकी जो एंट्री आपने जो अपने पास में किया है वो पासबुक में वही एंट्री हुआ, सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि जो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम जो आपका बैलेंस शो करेगा
जो आपका बैलेंस शो करेगा, इट मस्ट टैली विथ बैलेंस shown by पासबुक। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, जो बैलेंस हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम शो करेगा वही सेम टू सेम बैलेंस आपका जो है पासबुक भी शो करेगा। जो बैलेंस आपका कैश बुक का बैंक कॉलम शो कर रहा है यही सेम टू सेम आपका जो है बैलेंस पासबुक का भी पासबुक में भी आपका यही सेम टू सेम बैलेंस शो करेगा। ठीक है, फ़र्क कितना होगा कि अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा तो पासबुक में आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा, कैश बुक में अगर आपको डेबिट बैलेंस दिखाई देगा तो फिर पासबुक में आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। सिर्फ फ़र्क इतनी सी छोटी सी बात का होगा, अदरवाइज बाकी चीज़ें एकदम सेम रहेंगी। आपको कैश बुक में डेबिट साइड में दिखाई देगा, आपको वही चीज़ पासबुक में क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। बट कई बार क्या होता है ध्यान से समझिएगा, बट due to reasons like timing difference, ठीक है, प्लीज़ ध्यान समझिएगा, बट ड्यू टू रीजंस लाइक टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय बैंक्स और एरर्स, इन बेसिक 3 कारण हो गए। मतलब मैंने जो भी रीजंस होते हैं, जो भी कारण होते हैं, उसको इन 3 जो है रीजंस में इसको क्लासीफाई किया है। तो टाइमिंग डिफरेंस या ट्रांजेक्शन्स जो हमारे बैंक्स परफॉर्म करते हैं या एरर्स, इन 3 कारणों से कई बारी क्या होता है, जो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम है वो टैली नहीं करता विद द पासबुक बैलेंस। आपका जो कैश बुक का जो बैलेंस है वो टैली नहीं करता पासबुक के बैलेंस के साथ में। क्यों नहीं टैली करता? ये 3 कारण रीजंस होते हैं, या हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इन 3 रीजंस में कि जब हमारा जो है ट्रांजेक्शन्स टैली नहीं करता। सर क्या हुआ, मतलब इसका नहीं समझ में आया। सपोज करो, ध्यान समझो, हम लोग जब भी बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस आप चेक करते हो किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। आप बैलेंस चेक हमेशा से करते हो ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो सपोज करो आपने ये देखा कि 31 दिसंबर 2019 को आपका कैश बुक का बैलेंस है 15,000 डेबिट, पासबुक का बैलेंस है क्रेडिट 10,000। आपने ये पाया कि आपका जो बैलेंस है कैश बुक का ये है 15,000, मगर जो पासबुक का बैलेंस है ये है 10,000। बैलेंस आप किसी एक पर्टिकुलर डेट पर चेक करते हैं, प्लीज़ ध्यान समझिएगा। आप बैलेंस किसी एक पर्टिकुलर डेट पर चेक करते हैं। आपने उस पर्टिकुलर डेट पर देखा, जैसे आप चेक कर रहे हो बैलेंस 31 दिसंबर 2019 को, आपने उस दिन ये देखा कि आपका जो कैश बुक का बैलेंस है ये है 15,000, मगर पासबुक का जो आपका बैलेंस है ये है 10,000। कैश बुक का बैलेंस है 15,000, पासबुक का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है 10,000। सर अब ये यहाँ पर तो दोनों चीज़ें आपस में टैली नहीं कर रही, दोनों में आपस में डिफरेंस है। कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है।
अब आपको ये लगेगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा आ रहा है जबकि बैंक तो मेरे को कम बैलेंस बता रहा है, मतलब बैंक में कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे पैसे के साथ में, बैंक ने मेरे पैसे के साथ में कुछ गड़बड़ हुआ है। आप इसके रीजंस को फाइंड आउट करोगे। तो आपने यहाँ पर ये देखा, आप जब इस रीजंस को फाइंड आउट करोगे, रीजंस फॉर डिफरेंस को जब आप फाइंड आउट करोगे तो फिर आपको ये मिला कि आपने चेक डिपॉजिट किया था ऑन 29/12/2019 of rupees 5,000 which was credited by bank on 2nd January 2020। तो आपने रीजंस फॉर डिफरेंस जो आपने फाइंड आउट किया तो आपको ये दिखाई दिया कि आपने चेक डिपॉजिट किया था 29/12/2019 को, आपने चेक डिपॉजिट किया 29/12/2019 को 5,000 रुपये का, जो कि बैंक ने क्रेडिट किया 2/1/2020 को, मतलब 2 जनवरी 2020 को बैंक में ये पैसा आया, मतलब पासबुक में ये 5,000 रुपये आपका क्रेडिट हुआ है। मगर 5,000 रुपये आपका क्रेडिट कब हुआ है? 5,000 रुपये आपका क्रेडिट हुआ है 2/1/2020 को। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ध्यान समझिएगा, होता क्या है, हुआ ये कि आपने अपने कैश बुक में इसको जिस दिन आप चेक को सेंड करोगे, जिस दिन आप चेक को सेंड करोगे, आपने चेक को सेंड किया 29/12/2019 को, उसी दिन आपने अपने कैश बुक में डेबिट कर लिया, ठीक है। मगर पासबुक में हमारा ये पैसा अमाउंट क्रेडिट कब हुआ? क्रेडिट हुआ आपका 2 जनवरी 2020 को, ठीक है। ये आपका क्रेडिट हुआ है पासबुक में। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, आपका जो ये पैसा है ये पासबुक में अमाउंट क्रेडिट हुआ है 2 जनवरी 2020 को, आपका ये पैसा पासबुक में क्रेडिट हो गया है। बात को समझिए, तो हुआ क्या, मेरा पैसा तो आया, फ्रॉड नहीं हुआ, बैंक ने ऐसा नहीं कि मेरे साथ में फ्रॉड किया, मगर वो पैसे को मेरा कब क्रेडिट किया है? 2 जनवरी 2020 को। इट वॉज आफ्टर 31 दिसंबर 2019। जो पैसा मेरा बैंक में क्रेडिट हुआ है ये कब क्रेडिट हुआ है? ये आपका पैसा क्रेडिट हुआ है आफ्टर 31 दिसंबर 2019। अगर ये मेरा टिल 31 दिसंबर 2019 भी अगर ये क्रेडिट हो गया होता, इफ द अमाउंट would have been credited up to 31 December 2019, then there would have been no difference। अगर ये पैसा मेरा 31 दिसंबर 2019 तक भी आ गया होता, फिर से अगर ये चेक का पैसा मेरा क्रेडिट हो गया होता बैंक में 31 दिसंबर 2019 तक भी अगर ये पैसा मेरा क्रेडिट हो गया होता, देन देयर वुड हैव बीन नो डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई भी डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि तब ये पैसे का बैलेंस आपका पासबुक में आ गया होता। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो यहाँ डिफरेंस क्यों आया? यहाँ पर डिफरेंस आया हमारा टाइमिंग डिफरेंस के कारण। टाइमिंग डिफरेंस क्या मतलब हुआ? हमने कैश बुक में अलग दिन रिकॉर्ड किया, पासबुक में अलग दिन पैसा आया,
कैश बुक में आपने अलग दिन रिकॉर्ड किया, पासबुक में आपने अलग दिन रिकॉर्ड किया, और इन दोनों में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस आपका इसलिए अराइज हुआ क्योंकि जो पासबुक में पैसा क्रेडिट हुआ, जो आपका पासबुक में पैसा क्रेडिट हुआ, वो क्रेडिट हुआ आफ्टर योर डेट ऑफ रिकंसिलिएशन। हमारा रिकंसिलिएशन का डेट क्या था? हमारे रिकंसिलिएशन का डेट था 31 दिसंबर 2019। हमारे रिकंसिलिएशन का डेट था 31 दिसंबर 2019। सर ये क्या रिकंसिलिएशन का डेट, समझ में नहीं आया। रिकंसिलिएशन के डेट से मतलब ये है आप अपने बैलेंस को किस दिन चेक कर रहे थे? व्हेन वर वी चेकिंग द बैलेंस? हम लोग अपने बैलेंस को चेक कर रहे थे ऑन 31 दिसंबर 2019। हम अपने बैलेंस को चेक कर रहे थे 31 दिसंबर 2019। तो इसी दिन हम लोग रिकंसाइल कर रहे हैं अपने कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को। मतलब हमको इस बात से मतलब है कि क्या डिफरेंस है इस दिन के बैलेंस में। समझिए, मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने कहा अगर मेरा 29/12 का चेक क्लियर हो गया होता 31/12/2019 तक भी, अगर मेरा 29/12 का चेक अगर क्लियर हो गया होता 31/12/2019 तक भी, तब भी देयर वुड हैव बीन नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं आता। ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इस कारण से आया क्योंकि हमारा जो पैसा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, जो पैसा आपका कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ था, अप टू 31 दिसंबर 2019 was recorded in passbook आफ्टर 31/12/2019। सो जो पैसा आपका रिकॉर्ड हुआ था अप टू 31 दिसंबर 2019, इट वॉज रिकॉर्डेड इन पासबुक आफ्टर 31/12/2019। यह आपका पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है 31/12/2019 के बाद। इस कारण से आपका जो है डिफरेंस आया। अगर ये पैसा 31 दिसंबर 2019 के पहले कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो जाए और पासबुक में भी रिकॉर्ड हो जाए, तब कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 3 बेसिक रीजंस होते हैं जिस कारण से हमारा जो है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस आपस में टैली नहीं करता, एक नहीं दिखाता। एक तो होता है आपका टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस परफॉर्म बाय बैंक्स। बहुत सी बार हम बैंक्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे के रखते हैं कि आप मेरे बिहाफ पर ये काम कर लेना, या आपने बहुत सी जगहों पर बैंक का अपना डिटेल्स दिया हुआ होता है, जैसे EMI हो गया, तो आपका बैंक से EMI ऑटोमेटिकली जो है डेबिट हो जाता है। कई बारी आपको जो है उसका SMS अलर्ट भी नहीं आता, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि बैंक में डायरेक्टली आपका पैसा डेबिट हो रहा है, या बैंक में कुछ बार आपका पैसा डायरेक्टली क्रेडिट हो गया, मतलब बैंक में पैसा आपका आ गया, किसी कस्टमर को आपने दिया, उसने आपका जो है पैसा जो है वो कर दिया, पैसा आपको डिपॉजिट करा दिया। हम लोगों के केस में कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसा डिपॉजिट करा देते हैं मगर बताते ही नहीं है, बताए नहीं कि सर हमने आपके खाते में पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो बेसिकली इन सब कारणों से हमारा BRS जो है, हमारा जो बैलेंस है बैंक का और कैश बुक का, वो आपस में टैली नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक या कैश बुक, बैंक का पासबुक या हमारा कैश बुक, दोनों में से कहीं पर भी एरर परफॉर्म हो जाए, मतलब हमने अपने कैश बुक में कोई गलती कर दिया, या हो सकता है कि जो बैंक का जो कैशियर है उसने अपने एंड पर कोई गलती कर दिया। तो दोनों में से जो भी एरर करेगा ना, जिसने भी गलती कर दिया ना, उस कारण से भी क्या होगा कि वो बैलेंस ऑटोमेटिकली फिर वो टैली तो नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें तो समझ लिया कि होता क्या चीज़ें हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं व्हाट इज main purpose of preparing BRS. Please understand what is our main purpose of preparing BRS. What is our main purpose of preparing
BRS। हमारा मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है BRS बनाने के पीछे, ध्यान से सुनिएगा। इसमें स्टूडेंट्स को अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पता रहेगा किसी भी काम को करने का, तो फिर आप हमेशा उस काम में गलती करोगे, राइट। आपको अगर पता है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आप वो काम सही करोगे। आपको पता है पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपको पता है पढ़ाई अगर आप जो है अपने पेरेंट्स को बस खाली खुश करने के लिए कर रहे हो या दिखाने के लिए कर रहे हो, तो आप कभी सही नहीं कर पाओगे। आपको पता है पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ लाइफ में करके दिखाना है, तो ऑब्वियसली वो काम सही होगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव आपका सही होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। वैसे हमको BRS भी बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हम BRS क्यों बनाते हैं। तो BRS हम लोग बनाते हैं टू रिकनसाइल। रिकनसाइल जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसका मतलब हुआ टैली द बैलेंस ऑफ कैश बुक विथ पासबुक और वाइस वर्सा। वेरी इंपॉर्टेंट, BRS is not performed to make corrections or anything similar to it. It is just performed to reconcile। ठीक है, तो BRS मैंने आपको जैसे बताया, BRS आपके बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है आपको बैलेंस को रिकंसाइल करना है, आपको बैलेंस को टैली करना है। कौन से बैलेंस को? कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कैश बुक के बैलेंस को हम पासबुक के बैलेंस से टैली करेंगे, हम पासबुक के बैलेंस को भी कैश बुक से भी टैली कर सकते हैं। सर क्या मतलब हुआ? दोनों तो एक ही बात हुआ। आप कैश बुक को पासबुक से टैली करिए या पासबुक कैश बुक से टैली करिए, दोनों तो एक ही मतलब हुआ ना। दोनों का मतलब एक नहीं हुआ, दोनों का मतलब एक नहीं हुआ। मैं आप लोग को बताऊंगा यहाँ पर कैसे, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मोस्ट ऑफ यू मेक मिस्टेक, वो मिस्टेक क्या है? आप लोग यहाँ पर ना BRS बनाते समय मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करेक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं। सर यहाँ पर एरर है, इसमें एरर है, इसको सुधार देते हैं। हम एरर्स को सुधारने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर करेक्शंस नहीं करने बैठे हैं, हम सिर्फ एक काम करने बैठे हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर रिकंसाइल करना है, हमको यहाँ पर कैश बुक को पासबुक से या पासबुक को कैश बुक से यहाँ पर बस रिकंसाइल करना है। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आर मेन ऑब्जेक्टिव, आर मेन पर्पस इज टू रिकंसाइल व्हाट? कैश बुक विथ पासबुक और वाइस वर्सा, पासबुक विथ कैश बुक। सर क्या मतलब हुआ कहने का? तो मतलब समझो, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, कि मिस्टर ए का कहाँ गया? अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक बंदा था मिस्टर ए, उसका कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 15,000 डेबिट, उसके पासबुक में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट 10,000। राइट, एक बंदा मिस्टर ए, उसके कैश बुक में बैलेंस आ रहा है डेबिट 15,000, पासबुक में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट 10,000। उसने जब इसके पीछे का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो उसको समझ में आया कि एक चेक डिपॉजिटेड था ऑफ ₹5,000 ऑन 29/12/2019 विच वॉज credited by bank
ऑन 2 जनवरी 2020। ठीक है। सो यहाँ अगर हम लोग बात करें मिस्टर ए कैश बुक का बैलेंस, ध्यान सुनिएगा, मिस्टर ए कैश बुक के बैलेंस को अगर टैली करना चाहता है विद पासबुक के बैलेंस, ध्यान सुनिएगा, मिस्टर ए कैश बुक के बैलेंस को टैली करना चाहता है विद पासबुक का बैलेंस। मैंने कहा मेरा ये कैश बुक का बैलेंस है, आई विल यूज बोथ ऑफ माई हैंड्स, मैं कहूँगा इसको ये है मेरा कैश बुक का बैलेंस, दिस हैंड इन विच आई एम वेयरिंग रिंग इज माई कैश बुक बैलेंस। ठीक है, represents my cash book balance, and this hand where I'm not wearing any ring represents, या watch represents my passbook balance, so that you can easily see। ठीक है, अब ध्यान समझो, मैंने कहा मेरा कैश बुक का बैलेंस है 15,000, पासबुक का बैलेंस है 10,000, मतलब कैश बुक का बैलेंस तो मेरा ज़्यादा है और मेरा पासबुक का बैलेंस तो कम है। मेरे कैश बुक का बैलेंस तो ज़्यादा है मगर मेरे पासबुक का बैलेंस तो कम है। अब मेरा क्या डिफरेंस है? मेरा डिफरेंस है 5,000 रुपये का चेक जो कि मैंने डिपॉजिट किया था, वो मेरा बैंक ने क्रेडिट बाद में किया है। अब हम इसको कैसे करके रिकंसाइल करेंगे? डिफरेंस 5,000 रुपये का है। अगर हम कैश बुक को रिकंसाइल कर रहे हैं विद पासबुक, अगर हम कैश बुक को रिकंसाइल कर रहे हैं विद पासबुक, तो फिर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि आपको चीज़ों को माइनस करने की ज़रूरत है। अगर आप कैश बुक को रिकंसाइल कर रहे हो विद द पासबुक, तो फिर आप यहाँ पर समझोगे कि आपको यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत है। मगर आप पासबुक को अगर रिकंसाइल कर रहे हो विद द कैश बुक, तो फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर प्लस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हम लोग जब और भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ और समझ में आएगा कि क्यों मैं अपने मतलब जो है हैंड से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट वुड बी वेरी ईजी। एक बार अभी सिंपल सी बात समझिएगा, जब हमने यहाँ पर कहा कि मेरा कैश बुक का बैलेंस 15 है, ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, तो अब हमको यहाँ पर रिकंसाइल करने के लिए क्या करना है? हमको रिकंसाइल करने के लिए अपने कैश बुक के बैलेंस को माइनस करना पड़ेगा, तो फिर आपका पासबुक के बैलेंस से वो टैली होगा। अगर आपको अपने पासबुक के बैलेंस को टैली करना है विद द कैश बुक बैलेंस, तो फिर आपको यहाँ पर 5,000 रुपये को प्लस करना पड़ेगा, राइट। तो अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपका ये फंडा हुआ कि आप यहाँ पर ये समझें, इंपॉर्टेंट आपका ये फंडा हुआ कि आप यहाँ पर ये समझें कि आप किसके बैलेंस को किसके साथ में टैली कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कौन से बैलेंस को किसके साथ में टैली कर रहे हैं, किसके साथ में रिकंसाइल कर रहे हैं। अगर आप कैश बुक को पासबुक के साथ में रिकंसाइल कर रहे हैं, अगर आप कैश बुक को पासबुक के साथ में रिकंसाइल कर रहे हैं, अगर आप कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं विद पासबुक का बैलेंस, तो फिर आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब अगर आप पासबुक के बैलेंस को अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं विद whom, विद द कैश बुक बैलेंस, तो फिर आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कैश बुक के बैलेंस को टैली करना चाहते हैं पासबुक के बैलेंस के साथ में, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। मगर अगर आप पासबुक के बैलेंस को अगर आप टैली करना चाहते हैं कैश बुक के बैलेंस के साथ में, आपको प्लस करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं कैश बुक के बैलेंस में 5,000 रुपये माइनस कर देता हूं, तो मुझे पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा। मैं कैश बुक के बैलेंस में से 5,000 रुपये माइनस कर देता हूं, तो मुझे पासबुक का बैलेंस मिल जाएगा 10,000। तो मुझे समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है, इस कारण से मेरा डिफरेंस था, ये तो ऑब्वियसली आएगा, आगे चल करके ठीक हो गया। मैंने डिफरेंस देखा ना, तो मेरे को तो अब ये डिफरेंस देखना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 15 में से 5 माइनस किया, तो फिर अब ये 10 आ गया। जब ये 10 आ गया, तो फिर अब मुझे यहाँ पर ये लगेगा कि अच्छा चलो ठीक है, अब मेरा कैश बुक टैली हो गया पासबुक के साथ में, मतलब जो मेरा बैलेंस पासबुक में दिखाई दे रहा है वो ठीक है। ठीक है, या मैं पासबुक के बैलेंस को भी उठा करके उसको कैश बुक से बैलेंस से मिलवा दूं, मतलब पासबुक के बैलेंस को उठा करके अगर मैं कैश बुक के बैलेंस के साथ में मिला दूं, तो फिर भी यहाँ पर जब दोनों आपस में रिकंसाइल हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यस हमारा डिफरेंस किस कारण से है और हमको उसके लिए क्या स्टेप्स लेना है। ठीक है, बट हम कभी भी करेक्शंस पर नहीं जाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सपोज करो अगर ये लिखा हुआ है कि आपका कैश बुक का बैलेंस है
कैश बुक का बैलेंस है 10,000, आपके पासबुक का बैलेंस है डेबिट में है, आपके पासबुक का बैलेंस है क्रेडिट में 8,000, और आपका जो बैंक का कैशियर है, जो आपके बैंक का कैशियर है, उसने ₹2,000 पेमेंट किया था पेमेंट टू आवर क्रेडिटर। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मेरा यहाँ पर कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 10,000, मेरा यहाँ पर पासबुक में बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में 8,000, मेरा यहाँ पर कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 10,000, मेरा यहाँ पर पासबुक में बैलेंस आ रहा है 8,000। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि हमको यहाँ पर ये रिपोर्ट मिला, डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, तो जो हमारा बैंक का कैशियर है उसने 2,000 का पेमेंट किया था हमारे क्रेडिटर को, 2,000 रुपये का पेमेंट किया था हमारे क्रेडिटर को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, फिर से हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारा जो कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 रुपये है, जो आपके पासबुक का बैलेंस है वो 8,000 रुपये, जो कैश बुक का बैलेंस है वो 10,000 है, जो आपका पासबुक का बैलेंस है वो 8,000 है। अब डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि आपका जो बैंक का जो कैशियर है उसने 2,000 रुपये का पेमेंट किया था आपके क्रेडिटर को। अब ध्यान समझो, क्योंकि 10,000 में से 8,000 मुझे अगर टैली अगर कराना है तो ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होगे कि हमको कैश बुक में से तो घटाना पड़ेगा, मगर हमको पासबुक में से ये चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि सर जब कैशियर ने, जब हमारे बैंक के कैशियर ने जब पेमेंट कर ही दिया है और वो पेमेंट घटना ही चाहिए था, तो फिर हम उसको ऐड क्यों करें? नहीं समझ में आ रही बात। अगर बैंक का आपका कैशियर अगर पेमेंट किया है तो बैंक के पासबुक में से तो घटना ही चाहिए, तो हम उसको ऐड क्यों करें? हमको ऐड इसलिए करना है क्योंकि हम यहाँ पर करेक्शंस नहीं कर रहे हैं, वी आर रिकंसाइलिंग। व्हाट वी आर डूइंग? वी आर रिकंसाइलिंग। तो आपको कैश बुक और पासबुक दोनों को आपस में रिकंसाइल करना है, दोनों के बैलेंस को आपस में एक बराबर करना है। आपको यहाँ पर ना दोनों के बैलेंस को जो है करेक्ट नहीं करना है, आपको करेक्शंस नहीं करना है। कोई कह सकता है कि सर कैश बुक में तो माइनस ही होगा, पासबुक में प्लस क्यों करें, पासबुक में भी अगर रहेगा तो फिर हम रिकंसाइल कर देंगे। ऐसा नहीं है, हमको यहाँ पर कैश बुक से जब हम पासबुक के साथ में हम रिकंसाइल करेंगे हम यहाँ पर ऑब्वियसली माइनस करेंगे, मगर जब हम पासबुक से कैश बुक के साथ में रिकंसाइल करेंगे तो फिर हम यहाँ पर जो है प्लस करेंगे। अब देखिए हमको रिकंसिलेशन कैसे करेंगे हम लोग, ये तो मैंने छोटे छोटे से आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताए। रिकंसिलेशन से आप लोग कैसे करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। हाउ टू रिकंसाइल, हाउ टू रिकंसाइल। सबसे पहला चीज चेक करिए, चेक which balance is to be reconciled with other। मतलब आपको कैश बुक को पासबुक के साथ में टैली करना है या पासबुक को कैश बुक के साथ में, कैश बुक को पासबुक या पासबुक को कैश बुक। आप यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं, चेक विच बैलेंस इज टू बी रिकंसाइल्ड विद अदर। मतलब आपको यहां पर कैश बुक को पासबुक या पासबुक टू कैश बुक, कैश बुक टू पासबुक और पासबुक टू कैश बुक। ठीक है, चेक विच बैलेंस इज टू बी रिकंसाइल्ड विद अदर। ठीक है, सबसे पहला काम आपने यहाँ पर चेक कर लिया। जब आपने यहाँ पर ये आपको कैसे मिलेगा ध्यान समझिएगा, ये आपको कैसे मिलेगा ये भी ध्यान समझ लीजिएगा। आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में आपको जो बैलेंस दिया हुआ रहता है आपको उसके बैलेंस को दूसरे के बैलेंस के साथ में आपको टैली करना रहता है। प्लीज ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिएगा फिर से।
अगर आपको स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब है आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के साथ में टैली करना है। अगर आपको लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, अगर आपको लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, तो फिर आपको पासबुक के बैलेंस को टैली करना है विद द कैश बुक। प्लीज़ मेरी बात को फिर से ध्यान समझिएगा, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ स्टार्टिंग में, देन यू नीड टू रिकनसाइल कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस। बट अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ स्टार्टिंग में, देन इट मीन्स यू नीड टू रिकनसाइल पासबुक बैलेंस विद द कैश बुक बैलेंस। आपको यहाँ पर कौन से बैलेंस को किस साथ में रिकनसाइल करना है? यू नीड टू रिकनसाइल पासबुक बैलेंस विद द कैश बुक बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर चेक करना रहता है, चेक द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेक द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। क्योंकि जब आप रिकंसिलिएशन का जो पॉइंट जब आप चेक करते हो ना, तभी आपको पता चलता है कि डिफरेंस क्या है, या डिफरेंस क्यों आ रहा है, या आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मेरा पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन था 31 दिसंबर 2019। मेरा जो पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन था वो था 31 दिसंबर 2019। तो ये हो गया मेरे लिए पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन, ये हो गया मेरे लिए पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। चेक द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। फिर तीसरा पॉइंट है मेरे लिए, फाइंड आउट द डिफरेंस अप टू पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है अप टू द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। प्लीज ध्यान सुनिएगा, आपको यहां पर अब क्या करना है, आपको यहां पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है अप टू द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस अप टू द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन है, आपको उस पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन तक आपको यहां पर डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। प्लीज बात को ध्यान समझिएगा, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जो भी हमारा पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन है, वहां तक क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर एक चेक आपने डिपॉजिट किया है 29/12/2019 को, अगर वो चेक 31/12/2019 को क्लियर हो जाता, अगर वो चेक क्लियर हो जाता 31/12/2019 को और मेरे बैंक में पैसा आ जाता 31/12/2019 को, तो कोई डिफरेंस नहीं रहता। डिफरेंस तब आएगा जब मेरे कैश बुक में वो पैसा रिकॉर्ड हो जाए 31/12 के पहले, मगर पासबुक में वो एंट्री बाद में हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंस कब अराइज होगा, डिफरेंस आपको यहां पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वेदर दैट डिफरेंस इज करेक्ट और नॉट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दैट। मतलब कोई, ध्यान समझिएगा, अगर कैश बुक में कोई गलती हुआ, पासबुक में भी वही सेम गलती हो गया, तब कोई डिफरेंस नहीं है। प्लीज ध्यान से बात को समझो, हम यहां पर करेक्शंस नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा हमारे कैशियर ने 100 रुपया गलती से ज्यादा डेबिट कर दिया और पासबुक के भी कैशियर ने गलती से 100 रुपया ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो कोई गलती नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं, गलती नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बेसिकली हमको यहां पर क्या चीज करना है, हमको यहां पर फाइंड आउट करना है डिफरेंस, हमको यहां पर फाइंड आउट करना है डिफरेंस अप टू द पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, हिंट, आप लोग ये चीज जरूर से इवैल्यूएट करिएगा, इवैल्यूएट द रिकॉर्डिंग डन इन कैश बुक एंड पासबुक up to the point of reconciliation, up to the point of reconciliation आपका जो भी डिफरेंस रहा वो आपको कैसे पता चलेगा, आप इवैल्यूएट करो, देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि भैया
कैश बुक में क्या रिकॉर्डिंग हुआ और पासबुक में क्या रिकॉर्डिंग हुआ अप टू द पॉइंट ऑफ रिकन्सिलेशन के दिन तक, ये आप जब देख लोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के पीछे का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। मतलब क्यों रिकन्साइल करना है, क्या डिफरेंस है, आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो चेक विच बैलेंसेस टू बी रिकन्साइल्ड विद अदर, फिर चेक द पॉइंट ऑफ रिकन्सिलिएशन, फिर अब आपको यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ पर रिकन्साइल कर सकते हो। अब आपके पास में रिकन्साइल करना बहुत ईजी है। नाउ वी कैन रिकन्साइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक विथ पासबुक accordingly and vice versa। अब आप कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के साथ में रिकैंसल कर सकते हो, ये अकॉर्डिंगली एंड वाइस वर्सा। अगर आपको पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के साथ में रिकैंसल करना है तो फिर आप रिकैंसल कर सकते हो। तो अब ध्यान समझो, जैसे सपोज करो अगर मैंने कहा कि आपको यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, ₹12,000। आपको बैलेंस एज पर पासबुक नहीं देगा, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ रहेगा 12,000। आपको ऐसा लिखा हुआ है कि इसके बाद में ये लिखा हुआ है चेक इशूड बट नॉट presented for payment up to जो भी डेट मैंने कहा, जैसे बैलेंस एज पर है मेरा 31 दिसंबर 2019 अप टू 31 दिसंबर 2019 ऑफ ₹5,000। अब ध्यान समझना, आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया 12,000, आपको यहाँ पर कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31/12/2019 ऑफ ₹5,000। आपको कह रहा है आपने चेक इशू किया है बट वो चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। कब तक? 31/12/2019 तक, मतलब आपके पॉइंट ऑफ रिकन्सिलिएशन तक वो चेक जो है प्रेजेंट नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अब आपको डिफरेंस पकड़ना पड़ेगा। आपने जैसे ही चेक इशू करोगे, आप अपने कैश बुक में से घटा दोगे, मगर क्योंकि वो चेक आपका बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर आपके पासबुक में से नहीं कटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मेरा रिंग वाला हैंड है वो जो है कैश बुक वाला है, और जो जिसमें रिंग नहीं, जिसमें वॉच है, वो आपका पासबुक का है। ठीक है, सो आई होप कि ये सबको क्लियर हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जब आपने चेक इशू किया तो चेक इशू करते ही आप अपने कैश बुक से कटा लेते हो, मगर वो चेक बैंक में प्रेजेंट होता है और बैंक जब हमारे खाते से दूसरे पार्टी के खाते में जब पैसा फॉरवर्ड कर देता है तभी हमारे खाते से कटता, मतलब हमारे कैश बुक में से तो कट गया मगर पासबुक में से तो नहीं कटा। कैश बुक में से तो आपका पैसा घट गया है मगर आपका पैसा ये पासबुक में से तो नहीं घटा है। अब आपको इसको रिकन्साइल करना है, तो ये रिकन्साइल आप कैसे करके करोगे? अब देखो, क्योंकि हमको रिकन्साइल किसको करना है, किससे? आपको रिकन्साइल करना है कैश बुक को पासबुक से, ध्यान से देखो, कैश बुक को रिकन्साइल करना है पासबुक के साथ में, कैश बुक विद पासबुक। तो जब आपको कैश बुक विद पासबुक करना है तो फिर बताओ क्या करोगे यहाँ पर? आप यहाँ पर सिंपल सी बात है, ऐड करोगे। अगर आपको कैश बुक को रिकन्साइल करना है विद द पासबुक तो फिर आप यहाँ पर क्या करोगे? ऐड करोगे। मगर अगर आपको सपोज करो, बट अगर इसी जगह पर अगर आपको कैश बुक के बैलेंस की जगह पर अगर मैंने कहा दिस इज पासबुक, अगर मैंने कहा इन प्लेस ऑफ कैश बुक दिस इज पासबुक, आपको पासबुक का बैलेंस एक लिखा हुआ है, तब आप क्या करोगे? अब ध्यान से देखो, पासबुक का बैलेंस लिखा हुआ तो फिर आप क्या करोगे? आप पासबुक के बैलेंस को यहाँ पर माइनस कर दोगे।
तो सिंपल सा फंडा हमारा ये बनता है क्या कि हमने यहाँ पर ये देखा कि डिफरेंस क्या है और उस डिफरेंस को फिर किससे किसको रिकंसाइल करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किससे किसको रिकंसाइल करना है, कैश बुक को पासबुक से या पासबुक को कैश बुक से, कैश बुक को पासबुक से या पासबुक को कैश बुक से। अच्छा, मैंने ऐसा क्वेश्चन में लिख दिया, सपोज करो मैंने इस क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया, चेक इशूड ऑफ ₹15,000। ठीक है, मैंने चेक इशू किया था 15,000 रुपये का, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 दिसंबर 2019 ऑफ ₹5,000। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ कि आपने चेक तो इशू किया था 15,000 रुपये का, आपने चेक कितने रुपए का दिया था, आपने चेक इशू किया था 15,000 रुपये का, उसमें से 5,000 रुपये का चेक आपका प्रेजेंट नहीं हुआ 31/12/2019 का। तो ध्यान सुनिए, जब मैंने चेक इशू किया 15,000 रुपये का, मगर मैंने कहा कि उसमें से 5,000 रुपये का चेक जो है वो 31/12/2019 तक मेरा प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंस है आपका, वो डिफरेंस 3 चीज़ में से किसी एक चीज़ का होगा, या तो फिर 15,000, या कोई बच्चा कह सकता है 10,000, या कोई बच्चा कह सकता है कि 5,000। अब ध्यान समझना, डिफरेंस यहाँ पर 15,000 का नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपये का तो आपने चेक दिया था। डिफरेंस यहाँ पर 10,000 का भी नहीं है, क्योंकि 10,000 रुपये का चेक आपका प्रेजेंट हो गया था। 5,000 रुपये का ही चेक आपका प्रेजेंट नहीं हुआ ना, इसका मतलब है कि 10,000 रुपये का तो चेक आपका प्रेजेंट हो ही चुका है ना। तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 5,000 रुपये का है। तो आपको जो भी प्लस या माइनस करना है वो 5,000 रुपये का करना है। बात समझ रहे कि नहीं? आप लोग स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पर इस बात को ध्यान में रख करके काम करना है कि क्या डिफरेंस है अप टू दी पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन। अगर मैंने 15,000 रुपये का चेक दे, 15,000 में से सिर्फ 5,000 रुपये का चेक मेरा क्लियर नहीं हुआ, और 10,000 रुपये का चेक अगर मेरा क्लियर हो गया, मतलब वो मेरे खाते से पैसा कट गया, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस 15 का नहीं है, डिफरेंस 10 का नहीं है, डिफरेंस सिर्फ कितने का, डिफरेंस सिर्फ हमारा 5,000 रुपये का है। अच्छा, अब मैं इसी बात को अगर घुमा करके अगर मैं कहता हूँ, चेक इशूड ऑफ ₹15,000 आउट ऑफ विच check तो मैंने कहा चेक इशूड ऑफ ₹15,000 आउट ऑफ विच चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 दिसंबर 2019 ऑफ ₹5,000। इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने चेक तो इशू किया था 15,000 रुपये का, आपने चेक तो इशू किया था 15,000 रुपये का, उसमें से कितने रुपए का चेक प्रेजेंट हुआ है, उसमें से प्रेजेंट हुआ है 5,000 रुपये का चेक 31/12/2019 तक। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, आपने चेक दिया था 15,000 रुपये का, उसमें से 5,000 रुपये का चेक प्रेजेंट हुआ 31/12/2019 तक का। इसका मतलब ये हुआ दिस मीन्स that check for ₹10,000 has not been presented for payment up to 31 दिसंबर 2019 एंड हेंस अब जो मेरा डिफरेंस आएगा वो 15,000, 10,000 और 5,000 में से किसका डिफरेंस आएगा? 15 का भी नहीं आएगा, 5 का भी नहीं आएगा। अब डिफरेंस मेरा 10,000 रुपये का आएगा। तो बेसिकली जब हम लोग चेक 15 का इशू किए, 5 का ही चेक क्लियर हुआ, हमने ऐसा कहा 5 का चेक क्लियर हो गया, तो इसका मतलब तो फिर ऑब्वियसली बात हुआ ना कि 10 का चेक क्लियर नहीं हुआ, तो डिफरेंस कितने रुपीस का? डिफरेंस है 10,000 रुपये का। ये जो डिफरेंस है 10,000 रुपये का, इसका ट्रीटमेंट अब हम करेंगे। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, यही बात मैंने अभी आप लोगों को सिखा।
ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आपका चेक इशू हो गया, आपका कैश बुक कट गया, आपका पासबुक बढ़ गया है, तो सिमिलर चीज़ों को स्टूडेंट्स आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कई बारी क्वेश्चन में ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा अभी एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इट विल टेक टू लॉन्ग, बट आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे आप BRS के, आप इसी फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे, इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर करेंगे, आपको कभी भी ट्रबल नहीं आएगा। इसमें एक बात और मुझे बतानी है, जब आपको निगेटिव बैलेंस देता है, जब आपको निगेटिव बैलेंस देता है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, निगेटिव बैलेंस जब आपको देता है, अभी तो मैंने आपको बताया जब आपको पॉजिटिव बैलेंस देता है, मतलब अगर कैश बुक की बात करें, अगर हम लोग कैश बुक की बात करें तो आपका जो डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब हुआ कि आपका पॉजिटिव बैलेंस, मतलब आपका पैसा कुछ बैंक में कुछ पड़ा हुआ है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब हुआ कि आपका नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, अगर हमने कहा अगर आपका पासबुक है और अगर आपको डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर क्रेडिट का मतलब नेगेटिव हुआ तो फिर यहाँ पर डेबिट का मतलब नेगेटिव हुआ, ये अब आपका नेगेटिव बैलेंस आ गया। और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये आपका पॉजिटिव बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस दिया होगा, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स विथ नेगेटिव बैलेंस, अब ध्यान समझिएगा, बहुत सारे टीचर्स ना इसको क्या करते हैं कि जैसे वो किस तरीके से अलग तरीके से काम करवाते हैं, हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से काम करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ होगा ना, आपको अगर क्वेश्चन में अगर नेगेटिव बैलेंस दिया होगा ना, आप जब भी रिकंसाइल करोगे, जैसे अगर सपोज करो आपको इस क्वेश्चन में अगर नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक जो भी दिया हुआ है, ये सपोज करो अगर मैंने कहा बैलेंस एज पर मुझे कैश बुक दिया हुआ है, मैंने कहा मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्रेडिट है, मुझे दे दिया है 12,000 रुपये। मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ है चेक, ये डेट पे लिख देता हूँ किस डेट तक है, 31 दिसंबर 2019। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹25,000 आउट ऑफ विच check of ₹20,000 cleared up to 31/12/2019। ध्यान समझो, मैंने एक पॉइंट आपको दिया, यहाँ पर बैलेंस एज पर कैश बुक, मैंने कहा आपका बैलेंस एज पर कैश बुक एक क्रेडिट बैलेंस है आपका 12,000 रुपये का, चेक आपने 25,000 रुपये का डिपॉजिट किया बैंक में, आउट ऑफ विच कह रहा है 20,000 रुपये क्लियर हो गया है 31/12/2019 तक। सो दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट check deposited of ₹5,000 is not cleared up to 31/12/2019. This automatically means that check deposit of ₹5,000 not cleared up to 31/12/2019. तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहले तो मैंने डिफरेंस देखा, पर ध्यान दिया, जब हमने चेक 25,000 रुपये का जमा करा था, 20,000 रुपये का चेक क्लियर हो गया, मतलब डिफरेंस 5,000 रुपये का ही है। ठीक है, डिफरेंस 5,000 रुपये का। अब देखो इससे क्या होगा, चेक आप जैसे ही डिपॉजिट करवाते हो, आप कैश बुक में तो पैसा बढ़ा देते हो, चेक आप जैसे ही डिपॉजिट कराते हो आप कैश बुक में तो पैसा बढ़ा देते हो, मगर पासबुक में आप पैसा नहीं बढ़ा पाते हो। प्लीज़ ध्यान समझिएगा, आप कैश बुक में पैसा बढ़ा देते हैं मगर पासबुक में तो पैसा बढ़ा नहीं पाते हैं, तो आपके कैश बुक में तो पैसा बढ़ गया मगर आपके पासबुक में पैसा नहीं बढ़ पाया। अब हमको यहाँ पर किसको किससे रिकंसाइल करना है, आपको यहाँ पर अगर कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल करना है तो फिर आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा।
और अगर आपको यहाँ पर पासबुक को कैश बुक से रिकंसाइल करना है तो फिर आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको यहाँ पर माइनस करना है या प्लस करना है। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर हमको यहाँ पर कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल करना है, हेंस हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डिडक्ट माइनस, राइट। अब देखो करेंगे क्या हम लोग करेंगे क्या, जब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा BRS जब आप लोग जब बनाएंगे, मैं स्टेटमेंट या अभी ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं सिखा स्टूडेंट्स, आई होप ये सब चीज़ें आप लोगों को आती होंगी या हम लोग सीख लेंगे बाद में कभी, बट मैं करने का तरीका अभी एम्फसाइज कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने यहाँ पर इसको नेगेटिव लिख दिया, यहीं पर स्टार्टिंग में आपने लिख दिया नेगेटिव 12,000, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आपको इसमें से रिडक्ट करना है, लेस करना है, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है, 5,000, ये भी आपको माइनस करना है, राइट। अच्छा, मैं इस यहाँ से लेस हटा दे रहा हूँ, लेस का मतलब हो जाएगा प्लस, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली माइनस लिख दिया क्योंकि ये माइनस का साइन हो गया मेरे लिए, ब्रैकेट डिनोट्स माइनस, ये डिनोट्स माइनस, राइट। तो दोनों ही माइनस हो गया, तो अब ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया आपका 17,000 माइनस, ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ये निगेटिव है देयरफॉर दिस इज डेबिट बैलेंस, राइट। तो अब हमको यहाँ पर कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे टीचर्स ना उसको बहुत लेंथी वे में बताते हैं, या आपको प्लस करोगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करोगे तो प्लस करना पड़ेगा, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है स्टूडेंट्स। अगर आपको नेगेटिव बैलेंस देता है तो फिर आपको सिर्फ जो स्टार्टिंग का जो बैलेंस है वो आपको जो है यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो मेरा बैलेंस है वो देखो मैंने यहाँ पर माइनस करके काम करना स्टार्ट कर दिया, मेरा आंसर सेम आएगा, मेरा आंसर एकदम सही आएगा। आप लोग किसी भी और मेथड से जैसे भी आपको आता हो आप करके देखना, हम लोग का आंसर सेम आएगा। इट इज़ जस्ट अ ईजियर मैथड, ईजियर वे दैट वी आर डूइंग, ठीक है। हम लोगों ने चीज़ों को लर्न नहीं किया, हम लोगों ने चीज़ों को सीखा। आई होप यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास। ये आपका कंप्लीट एक एग्जॉस्टिव लेक्चर था कि आपको BRS कैसे करके करना है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस एंड आई एम क्वाइट श्योर आप कैसा भी क्वेश्चन आप लगाओगे, अगर आप इन बातों को अगर आप ध्यान में रख करके अगर आप करोगे, यू विल नेवर एवर फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। थैंक यू।